और भी बहुत सारे पत्रकारों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुई है। क्या वो दो ग्रुप्स को लड़वा रहे थे आपस में? पत्रकार ने जिन्होंने सच्चाई दिखाई मनीषा हत्याकांड की और जिनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो गई। प्रशासन से ये बात कि वो पत्रकारों ने कौन सा साइबर अटैक किया था, इसका बच्चा गायब था, जो वो बिटिया थी मनीषा, जो नहीं पता चल रहा था उसका, उस वक्त वो फिजिकली प्रेजेंट थे पुलिस स्टेशन में, उनकी सुनवाई नहीं हुई। क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है वो छीनी जा रही है? मनीषा के फादर ने भी एक वीडियो रिलीज किया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो पत्रकार तो मेरे लिए ही खड़े हुए थे, मेरी ही आवाज उठा रहे थे, आप लोगों ने उनको ही जेल में डाल दिया। तौर पे ऐलान कर दिया कि पत्रकार को तो वो छुड़ा कर ही रहेंगे। तो क्या जो पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन्होंने सोच समझ कर ये माहौल क्रिएट किया था कि उससे लोगों का नुकसान? नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, मैं एक पत्रकार हूं। हम पत्रकारों को, पत्रकारिता को, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। क्या वो माना जाता है? कहने में, मानने में और करने में कितना फ़र्क है, ये आज के समय में साफ नज़र आ रहा है। देखिए, पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमले काफ़ी सवाल खड़े करते हैं। हाल ही में आपने देखा था हमारे चैनल पे कि किस तरीके से राजधानी की पुलिस द्वारा पत्रकारों के ऊपर हमला किया गया था। ये दिल्ली पुलिस नहीं, ये वाकई में दिल्ली पुलिस के भेजे हुए गुंडे हैं। ये यहाँ पर झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं क्योंकि इन्हें ऑर्डर मिला है। पहली बात तो पुलिस को ऑर्डर नहीं मिला तोड़ने का, बुलडोजर कार्रवाई चल रही है वहाँ पर। इतनी दूर हम लोग हैं और ये हमारे कैमरामैन को मार रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, कैमरा छीन रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती? पुलिस वाले गुंडे हैं ये। लोगों के साथ छोड़िए, ये गुंडे लोगों के साथ तो कर रहे हैं। एक बार दोबारा से एक ऐसा ही मामला सामने आ रहा है हरियाणा के भिवानी जिले से, जहां पर पत्रकारों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की गई है। आखिर उनका जुर्म क्या है? सच्चाई दिखाना। उन्होंने एक सच्चाई दिखाई जिसके चलते वहां का प्रशासन, वहां की पुलिस ने उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर डाली। देखिए, एक नाम आ रहा है सामने, कोई संस्कार नाम का एक चैनल है जिनके पत्रकार हैं, वो हरियाणा गए। हरियाणा में मनीषा हत्याकांड आपने भी सुना होगा, जिसके ऊपर खबर बनाने वाले के ऊपर एक्शन हो रहे हैं। शायद अब मैं ये खबर पेश कर रही हूँ तो मेरे ऊपर भी कोई एक्शन ना हो जाए। ऐसे ही कुछ किया था एक पत्रकार ने, जिन्होंने सच्चाई दिखाई मनीषा हत्याकांड की और जिनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो गई। कार्रवाई ऐसी हुई कि आज भी वो हरियाणा की जेल की सलाखों के पीछे हैं। आप ये देखें कि किस तरीके से वो कवरेज करने पहुंचे और उनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है। मनीषा हत्याकांड, जिसकी सच्चाई को छुपाने के लिए काफ़ी कुछ किया जा रहा है, जहां हत्याकांड को, एक बलात्कार को आत्महत्या का मोड़ दिया जा रहा है। ये कोई बलात्कार नहीं, ये किसी के द्वारा की गई कोई हत्या नहीं, बल्कि ये आत्महत्या है। आप ये देखें कि किस तरीके से हरियाणा में इस पूरे मामले का, इस पूरे केस का रुख ही बदल दिया जा रहा है। अब ऐसे ही कुछ होता है एक पत्रकार के साथ, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वो सच्चाई दिखा रहे हैं और उनके ऊपर प्रशासन हावी हो जाता है। आज राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। उन पत्रकारों के वकील यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि पूरे केस के बारे में बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उस पत्रकार के ऊपर ऐसी कार्यवाही कर दी गई है। अभी आप देखें, इस पूरी वीडियो में सुने कि किस तरीके से इन वकीलों द्वारा इस पूरे केस को बताया जा रहा है। आज क्या पूरा मामला है, जिस मामले को लेकर के आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं? ये मामला वैसे तो शुरू हुआ था, हरियाणा की एक बेटी थी मनीषा, जिसकी एक डेड बॉडी मिली थी 13 तारीख को। वो 11 तारीख को लापता हुई थी घर से। लेकिन शुरुआत में जो हुआ था, मतलब उसके जो घर वाले थे वो गए पुलिस स्टेशन। शुरुआती दौर में क्या हुआ, उसकी कंप्लेंट दर्ज नहीं करी गई और जो पुलिस ने उनको रिस्पांस दिया वो ये दिया कि कहीं चली गई होगी, किसी के साथ भाग गई होगी। ये शुरुआती जो बातें सामने आई थी वो हुआ था। उसके बाद क्या होता है, 13 तारीख को उसकी डेड बॉडी जो है एक खेत में पड़ी हुई मिलती है। उसके बाद प्रशासन के ऊपर भी काफ़ी सवाल खड़े हो गए थे कि अगर शुरुआत से जांच अच्छी रही होती तो शायद उस बिटिया को बचाया जा सकता था। लेकिन ये मामला बढ़ता गया। जब सुनवाई नहीं हुई, अब मेरा बच्चा है, उसकी सुनवाई नहीं होगी तो क्या होगा? मतलब मैं क्या कहूँगी कि मेरे जो है सुनवाई नहीं हुई, प्रशासन ने मेरी बात नहीं सुनी। ऐसे एक आदमी इकट्ठा हुआ, 2 आदमी इकट्ठे हुए, बढ़ते बढ़ते
4, 5, 10, 100 ऐसे लोग इकट्ठे हो गए। जैसे ही लोगों की भीड़ जमा होती चली गई, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी आए जिनके सोशल मीडिया पे काफ़ी बड़े हैंडलर्स थे, मतलब अपने यूट्यूब चैनल थे और वो अपने चैनल चला रहे थे। ऐसे लोग भी वहाँ इकट्ठा हुए। उनमें से एक काफ़ी मतलब चलने वाला चैनल है संसार क्रांति के नाम से, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। तो वो क्या हुआ, उन्होंने वहाँ पे कवरेज की थी। जैसे कोई भी पत्रकार होता है, मतलब कोई सोशल मीडिया हैंडलर होता है, वो कहीं पे भी जाके एक कोई भी इवेंट को रिकॉर्ड करता है। उन्होंने भी वही किया, वो चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे थे। अब रिसेंट में क्या हुआ है, उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं भिवानी थाने में, भिवानी पुलिस स्टेशन के अंदर, और उसमें कुछ एफआईआर में मेन बातें हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। उनके खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं, एक लगाई गई है कह सकते हैं 353(2) की स्टेटमेंट ऑफ कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचीफ। 505 ये पहले आईपीसी में होता था, अब जो है ये 353 हो गया। इसमें क्या है कि पब्लिक को गलत मतलब उन्होंने मिसचीफ किया है, गलत न्यूज़ छाप के या फिर गलत बातें बोल के, मतलब लोगों को बरगलाया है एक तरीके से। अब इसमें अगर हम बात करें तो पहली जो रिपोर्ट आई थी, वो बेटी की जो पहली रिपोर्ट आई थी, उसमें कुछ बातें ऐसी हुई थी। अब ये कंफर्म नहीं है कि वो उसमें लिखा था या उसको इंटरप्रेट किसी ने गलत किया, ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया। लेकिन क्या बात है, उसमें ये लिखा हुआ था कि उनका गला काटा है, ऐसा इंटरप्रेट किया था कुछ लोगों ने भीड़ में इंटरप्रेट किया, और जो करमू देसी पत्रकार थे उन्होंने माइक लगा के वो बात चला दी थी। तो बेसिकली क्या था, किसी और की बात को वो कन्वे कर रहे थे, ये हुआ था वहाँ। तो इसमें उनके ऊपर जो धारा दर्ज हुई है कि आपने पब्लिक को गलत बात परोसी है, इस वजह से आपके खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात ये है कि अगर एक पत्रकार कहीं पे जाता है, किसी इवेंट को रिकॉर्ड करता है, वहाँ पे जो चीज़ें लोग बोल रहे हैं वो उसको कवर कर रहा है, तो क्या उसके खिलाफ ये धारा बननी चाहिए? मेन क्वेश्चन इसमें अराइज होता है। दूसरी बात ये है, इसमें 196 भी लगी हुई है, 196(1) है ये। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इसमें है स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस शिव प्रसाद की। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ भी किया है कि ये धारा जब लगनी चाहिए जब दो ग्रुप्स के बीच में कोई इंसान दुश्मनी पैदा करने की कोशिश करे, या वो ग्रुप कोई भी हो सकता है, जैसे किसी रिलीजन का मतलब 2 रिलीजन के लोग हैं, 2 जातियों के लोग हैं, किसी भी तरीके के ग्रुप्स के बीच में दुश्मनी क्रिएट कर रहा है। लेकिन अब हम ये सवाल प्रशासन से कर सकते हैं कि क्या वहाँ पे जो चाहे वो देसी पत्रकार करमू था या फिर और भी बहुत सारे पत्रकारों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुई है, क्या वो 2 ग्रुप्स को लड़वा रहे थे आपस में? मेन बात इसमें ये फोकस करने की है, क्योंकि इस धारा में मुकदमा दर्ज करने का मतलब तो ये है कि वो वहाँ पे 2 ग्रुप्स को लड़वाना चाहते थे। तो ये मेन बात उठती है कि क्या ये धाराएं जो लगाई हैं वो सही लगाई, क्या सोच कर लगाई गई हैं? तीसरी बात, एक और मेन जो बड़ी धारा इसमें लगाई है वो क्या है, 66F ऑफ आईटी एक्ट। आईटी एक्ट का जो 66F सेक्शन है वो है साइबर टेररिज्म का। साइबर टेररिज्म मतलब एक तरीके से कह सकते हैं इंटरनेट का आतंकवाद। और अगर हम आईटी एक्ट पढ़ेंगे, अब मैं एज ए लॉयर इसको थोड़ा सा आम भाषा में अगर आप लोगों को बताऊं, उसमें क्या है कि एक कोई सिक्योर डेटाबेस है और कोई आदमी उसको हैक करने की कोशिश करता है, या फिर मैं कोई मतलब कोई एक डेटाबेस है, मैं ऑथराइज हूँ उसका करने के लिए, लेकिन कोई और आदमी जो ऑथराइज नहीं है उसको हैक करता है। एक तरीके से साइबर अटैक भी कह सकते हैं। उन मामलों में ये धाराएं लगाई जाती हैं। लेकिन अब कोई पूछे अगर प्रशासन से ये बात कि वो पत्रकारों ने कौन सा साइबर अटैक किया था जिसकी वजह से ये धारा जो है इम्पोज की गई, क्योंकि इसमें जो सज़ा है वो बहुत ज़्यादा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा है, और ऑब्वियसली फिर जमानत होना भी बहुत मुश्किल रहता है। लेकिन ये धारा लगाते हुए इसमें अगर फैक्ट्स देखें और हम आईटी एक्ट की अगर लैंग्वेज पे जाएं तो वो मैच नहीं करते इसके फैक्ट्स से। तो इस तरीके के गंभीर धाराओं के साथ जो पत्रकारों के
मामले दर्ज हुए हैं। एक पत्रकार जो है मेन जो अंदर हैं, अभी जेल के अंदर हैं, जुडिशियल कस्टडी में हैं, वो देसी पत्रकार करमू हैं। बाकी सब बाहर हैं, लेकिन एफआईआर में नाम उनके भी आए हैं, ऐसा सुनने में आया है। और उन लोगों ने कहा भी है कि हमारे खिलाफ भी मामले दर्ज हुए हैं। तो इसमें एक मेन क्वेश्चन ये भी है कि क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है वो छीनी जा रही है। दूसरी बात ये है, अगर फैक्ट्स पे जाएं, अब इसमें डिफेमेशन लगाया, देखिए डिफेमेशन का एक सेक्शन लगाया 356(1). उसमें क्या है, मेरे खिलाफ मेरी मानहानि की है, मैं कंप्लेंट करूंगी तो मामला दर्ज होता है। अब ये पूछने वाला हो कोई प्रशासन से कि किसने मामला, किसकी मानहानि हुई थी और किसने मामला दर्ज कराया, उनको ये बताया गया, जो पत्रकार हैं उनको ये बताया गया कि कोई मध्य प्रदेश से डाक रिसीव हुई थी कंप्लेंट, उसके ऊपर जो है इन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। अब इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जो शुरुआत, जिसका बच्चा गायब था, जो वो बिटिया थी मनीषा, जो नहीं पता चल रहा था उसका, उस वक्त वो फिजिकली प्रेजेंट थे पुलिस स्टेशन में, उनकी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन डाक से जो कंप्लेंट रिसीव हुई है उसके वजह से इतने लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो गई। दूसरी बात है, अगर हम फैक्ट्स की बात करें, अच्छा इसमें एक और सेक्शन जो है इम्पोज हुआ है, वो 67A ऑफ आईटी एक्ट है। वो क्या होता है, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल जो है कोई ट्रांसमिट करता है, कम्युनिकेट करता है या दिखाता है या पहुंचाता है, तब ये लगाई जाती है। अब इसमें फिर ये क्वेश्चन प्रशासन से पूछ सकते हैं कि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कौन सा मटेरियल उन लोगों ने ट्रांसमिट किया था। जब वो कवरेज कर रहे थे, वो भीड़ जो थी, धरना जो लोगों ने किया हुआ था, वो बस उनको कवर कर रहे थे, तो वहाँ पे ये सेक्शन का क्या काम आता है, ये बात हो गई। दूसरा है एक ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी 72 ऑफ आईटी एक्ट। अब कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें, ये इसमें एक मेन बात लिखी हुई कि अगर मेरी कंसेंट नहीं है और मेरी न्यूज़ को आप लोग, आप सभी पत्रकार हैं, आप लोग छापते हो मेरी कंसेंट के बिना, तो ये सेक्शन इम्पोज होता है। अब मानने वाली बात थी, मनीषा के बारे में जो न्यूज़ चल रही थी, उसके फादर साथ में बैठे हैं, उसकी फैमिली पूरी साथ में है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है हमारी सुनवाई नहीं हो रही है और इसलिए वो लोग न्यूज़ कवर कर रहे हैं, तो इसमें ये सेक्शन का क्या काम आता है। दूसरी बात ये है कि मनीषा के फादर ने भी एक वीडियो रिलीज़ किया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो पत्रकार तो मेरे लिए ही खड़े हुए थे, मेरी ही आवाज़ उठा रहे थे, आप लोगों ने उनको ही जेल में डाल दिया। तो ये एक मेन बात जो है इसमें ज़रूर उठती है। अब अगर और बात करें इसके बारे में, एफआईआर के बारे में, तो ये मेन सेक्शन है जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, वो थोड़े गंभीर हैं, जैसे 196 है और 353 है, जिनकी वजह से जो है, और सबसे मेन है साइबर टेररिज्म, जो कि मतलब गंभीर अपराध जो साइबर को लेके होते हैं तभी लगाए जाते हैं, उन्हीं मामलों में लगाए जाते हैं। तो हम मतलब अगर हम एज ए लॉयर भी इसमें देखें तो हमें ये नहीं लगता कि ये फैक्ट्स इस केस में मौजूद थे। और एक पत्रकार, दूसरी एक बात, एक मेन बात हमारे कानून में होती है मेंसरिया, कि कोई आदमी अगर कोई क्राइम कर रहा है तो क्या वो गिल्टी माइंड से, वो मतलब उसने सोचा था क्या ये क्राइम करने का, पहले उसने सोचा था, तब उसने प्लानिंग करी, फिर उस क्राइम को किया। तो क्या जो पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन्होंने सोच समझकर ये माहौल क्रिएट किया था कि उससे लोगों का नुकसान हो, तो वो क्या क्राइम करना चाहते थे, ये एक बेस है किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए या उस पर एफआईआर दर्ज करने के लिए, ये एक बेस होता है। तो क्या उन्होंने ऐसा सोच के वहाँ इकट्ठा हुए थे कि हम लोग ये क्राइम को अंजाम देंगे, या क्राइम तो वैसे कुछ हुआ नहीं है, ना वहाँ कोई दंगे हुए हैं, ना वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, ना किसी को चोट पहुँची है, जो भी हुआ है शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग धरने में बैठे थे। शुरुआत क्यों हुई थी, और कि प्रशासन ने उनकी सुनवाई नहीं की थी। अगर शुरुआती ही दौर में अच्छी कार्रवाई रही होती तो इतने लोग वहाँ जमा ही नहीं होते, पहली बात तो मेन यही है। अब उसके बाद जो लोग जमा हुए हैं, अगर उनके खिलाफ ही मामले दर्ज हो जाएंगे तो फ्यूचर में कौन किसके लिए आवाज़ उठाएगा, सबसे बड़ी बात यही है। तो इसी के रिलेटेड हम ये चाहते थे इस केस की भी डिस्कशन हो जाए, आप लोग भी इसी चीज़ से हैं, पत्रकार हैं सब लोग, तो ये एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है जिसको डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये डिस्कशन हम करने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए थे। मैडम, पर्टिकुलर लाइन बता सकते हैं आप जिसको लेकर ये स्टार्टिंग हुई थी?
जो लाइन थी जो पत्रकारों द्वारा कन्वे की गई या वो वर्ड्स? हाँ जी, एफआईआर में भी इस चीज़ का डिस्कशन है कि ऐसा किसी वीडियो में कहा गया कि वो जो बच्ची थी उसका यूट्रस नहीं था, कुछ उसके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो गायब थे, और कि अमीर की बेटी अगर होती तो उसकी सुनवाई हो जाती, गरीब की बेटी है तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही। ये जो है मेन एफआईआर में भी हाईलाइट उसको किया गया है। अच्छा, तो इसमें मेन बात एक और है, जैसे ही ये हुआ था, सारा मामला हुआ था, उसके बाद 13 तारीख को वो बच्ची की डेड बॉडी मिली थी, उसका जो मेडिकल हुआ था, अब वो इंटरप्रिटेशन किसी और ने किया था, वो माइक लगा रहे थे, वो पंचायत के अंदर जो लोग बैठे हुए थे वहाँ पे वो पढ़ी गई थी रिपोर्ट। अब उस रिपोर्ट को या तो गलत इंटरप्रेट किया है या फिर उसमें ऐसा था, वो एक्चुअल सिचुएशन तो प्रशासन को पता है, लेकिन जो चीज़ें उनके द्वारा लोगों तक पहुंची हैं उनकी कहाँ गलती है? उन्होंने थोड़ी इस चीज़ को ईजाद किया है। अगर हम देखें, अगर आप हो, आप मेथड हो, कम्युनिकेशन का मेथड हो, जो हो रहा है वो ही दिखा रहे हो, तो अब आपको ही अगर पकड़ लिया जाएगा, फिर तो फ्यूचर में कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं। अगर कहीं किसी के लिए आवाज़ उठाई जा रही है ज़रूरत पे, फिर तो कोई किसी के लिए नहीं आएगा। यही मैसेज समाज में जाएगा ना इस चीज़ के लिए। मैम 66 ऐप जो धारा बता रहे हैं आप जी, उसमें जो साइबर की धारा लगी है उसमें उसके तहत साइबर आतंकवादी माना जाता है जी। तो क्या अभी जो धारा लगी है उसमें कर्मियों को साइबर आतंकवादी माना जा रहा है? देखिए, पहली बात तो अगर एफआईआर दर्ज हो गई है इसका मतलब ये नहीं है कि जुर्म साबित हो गया है, ठीक है। प्रशासन को लगता था कहाँ से कि वो साइबर टेररिज्म कर रहा है, तो उन्होंने ये जोड़ा है, लेकिन हमने इस बारे में बात भी करी है। अगर मेन बातें शुरुआत में करें भी तो ऐसी चीज़ें मौजूद ही नहीं है कि ये धारा लगनी चाहिए, हमारे हिसाब से तो नहीं है। बाकी कोर्ट ऑफ लॉ पे हमें पूरा यकीन है, वहाँ पे ये चीज़ें साबित हो जाएंगी कि ऐसा नहीं था, ठीक है। लेकिन शुरुआती चीज़, लेकिन जो हरासमेंट होती है वो तो इंसान को मिल ही जाती है ना। शुरुआत में अगर गंभीर धाराएं किसी के भी अगेंस्ट दर्ज होती हैं तो उसकी हरासमेंट तो होती है ना, तो वो चीज़ें जो है वो हो सकता था अवॉइड हो सकती थी अगर शुरुआत से ही उसमें चला। ये तो सच्चाई है कि जो अमीर और गरीब की बात है, इतने केस आप लोगों के पास भी आते हैं और हम लोग कवर करते हैं, किसी भी गरीब आदमी को पुलिस जल्दी से कवर नहीं करती। और रेखा गुप्ता जी अभी मुख्यमंत्री थी, उन पे जिसने वार किया उसके दोस्तों को भी 2 दिन में उठा दिया गया। ये तो सच्चाई है। सच है। कांग्रेस की एक सांसद थी, उनकी चैन उठी, वो तुरंत पुलिस आ गई। अब यही बातें, तो ये केस हम पे लगा है तो वो तो गलत है ना। यही बात है, यही बात तो कोर्ट में भी होनी है। जो बात आपने कही यही दलीलें कोर्ट में भी होनी है कि ये बात तो एक कड़वी सच्चाई है ही समाज की। ऐसा जनरली होता है, किसी भी महकमे में चले जाओ, जो अमीर है वो जल्दी से अपने रिसोर्सेज अरेंज कर सकता है क्योंकि उसके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जो गरीब है उसे एक्चुअल में तो उसके पास रिसोर्सेज की कमी होती है तो वो अरेंज नहीं कर पाता। ये सच है। मैटर में कर्मू जी का क्या कुछ कहना है अगर बात हुई हो तो? कर्मू जी अभी जेल में हैं, ठीक है, जुडिशियल कस्टडी में हैं, तो उनसे बात होना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, उनकी आवाज़ और भी पत्रकार बन रहे हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है, तो उनका ये कहना है कि हमने एक जो जिनकी आवाज़ जा नहीं रही थी, प्रशासन तक नहीं पहुंच रही थी, लोगों तक नहीं पहुंच रही थी, हम बस वो कम्युनिकेशन का माध्यम बने हैं। लेकिन फिर भी हमारे अगेंस्ट ये चार्ज लगा है, तो क्या हमारी बात भी लोगों तक पहुंचेगी? हम लोगों की बात पहुंचाते हैं। कर्मू जी ने जो सबसे पहले खबर चलाई थी उसमें सीनियर अधिकारी पुलिस के वहाँ पे थे और उनकी भी बाइट थी। बिल्कुल। उस दौरान कोई ऐसा कर्मू जी की तरफ से और चैनल की तरफ से नहीं था और खुद प्रशासन ने ये बात कही थी कि हम इस पे ध्यान देंगे और इसको ज्यादा नहीं करेंगे। फिर कर्मू जी को क्यों टारगेट बनाया गया? यही तो बात ही, मुद्दा ही सारा यही है। मैम नहीं, ऐसा तो नहीं है कि पिछली कोई रंजिश पुलिस की उस एरिया में रही हो जिसका बदला पुलिस प्रशासन ने उनसे लिया हो और उनपे इस तरीके की धाराएं कांटेक्ट की। देखिए, प्रशासन ने क्या सोच के ये चीज़ें जो है मुकदमा इस तरीके से दर्ज किया है, ये तो सोच वही बता सकते हैं। हम तो कैसे बता सकते हैं कि उन्होंने क्या सोचा और क्या उनके रीजंस रहे होंगे। हाँ, हम फैक्ट्स की बात कर सकते हैं कि अगर हम चीज़ें देखें शुरुआत से, मैं हरियाणा से जुड़ी हुई, बेसिकली हरियाणा से ही हूँ,
ठीक है, तो हम लोग भी जुड़े हुए थे इन खबरों से, हम लोग भी जुड़े हुए थे। और ज़्यादातर जो लोकल न्यूज़ वाले थे वो ज़्यादा रिपोर्टिंग मतलब हमें मिल रही थी, तो हमें भी ठीक है, हम वहाँ नहीं जा सकते, अब भिवानी यहाँ से बहुत दूर है, हम नहीं जा सकते, तो हमें उनके द्वारा इंफॉर्मेशन मिल रही थी, हम भी देख रहे थे, वो चीज़ें देख रहे थे। अब उस दौरान एक बात होती है, 100 लोग मौजूद हैं, उस वक्त जोश का माहौल होता है, अगर किसी ने जोश में आके एक आध बात कोई गलत बोली भी है, अब उस पर तो हम जा नहीं सकते कि एक बात उसने ऐसी उसको पकड़ लेते हैं, उस बात में तो जा नहीं सकते। तभी मैंने कहा मेन बात क्या होती है, कोई क्राइम हुआ है, मेंस्ट्रुआ होना बहुत ज़रूरी है, क्रिमिनल माइंड, गिल्टी माइंड होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या उनका वो क्रिमिनल हैं? उन्होंने क्या ये सोच के सब कुछ इकट्ठा किया था कि हम यहाँ पे दंगे करेंगे या हम यहाँ पे रॉयट्स क्रिएट करेंगे या लोगों को लड़वाएंगे, दुश्मनी करवाएंगे? मैम कितने लोगों को जो है एफआईआर में नामजद किया गया है करने के नाम? देखिए, जो जेल में हैं, जुडिशल कस्टडी में हैं, वो बस करमू जी हैं, उनके अलावा काफ़ी सारे लोग जो हैं लिस्ट में हैं जिनके मतलब लिंक दिए गए हैं एफआईआर के अंदर। हाँ, आप कुछ संख्या अगर बता पाएं, 2 4 नहीं 48 के अराउंड है। 48 के अराउंड। तो ये काफ़ी सारे इसमें लिंक दिए गए हैं अलग अलग, लेकिन मतलब जो टॉप पे हैं वो करमू, आप अगर कहें तो उसमें हाँ मेन मतलब अब कह सकते हैं जेल में जिनको भेजा गया, हमारे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा तगड़ी कार्रवाई तो उनके ऊपर ही बनी हुई है। प्रशासन अपनी कमियां छुपाने के लिए मीडिया को टारगेट बनाए। अब देखिए, अगर हम फैक्ट्स देखें शुरुआत से, भाई एक आदमी है, उसका बच्चा चला गया है, ठीक है, किसी भी रीज़न से चला गया है, अगर शुरुआत से उसकी कार्रवाई इतनी अच्छी हो जाती तो ये सब ना होता, स्थिति कुछ और, ये स्थिति ही कुछ और होती। कौन वहाँ जाता? भिवानी में कुछ हो रहा है, हमें बीइंग ए लॉयर अगर हम बात करें, ये तो आपने सारे जो फैक्ट्स हैं आपने बता दिए, ये सब चीजें पब्लिक के बीच में जाएंगी, लेकिन जो असली लड़ाई है वो कोर्ट रूम में होनी है, कोर्ट में होनी है। बिल्कुल। वो आपको क्या लगता है, कितने आप प्रिपेयर हैं, कितनी तैयारियां हैं और कितना? बिल्कुल, कोर्ट रूम में जो होगा वो उनके फेवर में होगा, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में ये चीज़ें देखिए एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, क्योंकि ये है, हम कह सकते हैं न्याय देर से कभी कभी मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है, हमारा कानून ऐसा है, और वो भी इसलिए है क्योंकि वो ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है जिसने जो नहीं किया होता वो भी फंस जाता है। लेकिन तो कानून में ये भी कहा गया कि देर से मिला हुआ न्याय वो न्याय नहीं कहलाता। हाँ, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ये बात ज़रूर है। अगर पुलिस की मनमानी समझी जाए कि अगर कोई आवाज़ उठाता है अगर लोकल न्यूज़ वाला, तो उसको जो भी प्रशासन फटाफट उसको ले रहे, क्या ये मनमानी समझे पुलिस की या इसके पीछे प्रशासन का ही रोल होता ज़्यादा? देखिए, अब शुरुआती जो एफआईआर दर्ज होती है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उनके पास क्या रीजंस हैं इस चीज़ को बिलीव करने के लिए कि ये हुआ है, ये वो ही जो है इस बात को क्लियर कर सकते हैं, और कोर्ट में तो वो क्लियर करेंगे भी, स्टेट की तरफ से जो भी क्लियरेंस आएगी वो आएगी ही। अच्छा, मेरा नाम निशा गौड़ है और मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट और ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, दिल्ली एनसीआर में हमारी प्रैक्टिस है। मैडम बताएंगी। मेरा नाम अन्नपूर्णिया है, मैं भी एडवोकेट ही हूँ और दिल्ली हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस है हमारी। मिस्टर सौरभ गौर एंड ये हरियाणा से हूँ, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट। थैंक यू। तो देखिए, आपने जो है ये पूरी खबर देखी, आपने इन वकीलों की बात सुनी। देखिए, मेरे को सबसे ज़्यादा जो एक बात यहाँ पे नज़र आई कि वकील और पत्रकारों की एकता। अभी हाल ही में कालिंदी कुंज में भी एक वकील और पत्रकार के ऊपर हमला किया गया, जिसके बाद वकीलों की और पत्रकारों की एकता देखने को मिली। आज दोबारा से वही कुछ मिसाल यहाँ पे देखने को मिल रही है, जहाँ 3 वकील एक साथ एकजुट होकर एक पत्रकार को इंसाफ दिलवाने में जुटे हुए हैं, और उन्होंने साफ तौर पे ऐलान कर दिया कि पत्रकार को तो वो छुड़ा कर ही रहेंगे, और जो पैंतरा पुलिस कर सकती है, जो पैंतरा वो आजमा सकते हैं वो आजमा ले, लेकिन पत्रकार को सलाखों के पीछे से पूरी इज्जत के साथ जो है वो निकाला जाएगा। अब आप बताएं, आपकी अपनी क्या राय है? क्या हम पत्रकारों को इतनी भी आज़ादी नहीं है कि हम कोई सच्चाई दिखा सके? देखिए, हम सिर्फ सच्चाई दिखाते हैं, हम किसी चीज़ का दावा नहीं करते, लेकिन एक सच्चाई दिखाना पत्रकार के ऊपर आज के समय में कितना हावी पड़ रहा है ये आप लोग देख ही रहे हैं। अब इस पूरी खबर को लेकर आपके अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसी खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार।
दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं परमजोत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।